हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन रेनेसां के बारे में। ठीक है। इसमें मेनली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स जो 19th सेंचुरी में चले थे उसके बारे में बात करेंगे। देखो, 19th सेंचुरी के पहले अगर हम लोग जानते हैं, मतलब ब्रिटिश एरा के टाइम पे भी काफ़ी सारे सोशल इविल्स आ चुके थे। ठीक है। सोशल इविल्स मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो वैदिक एरा में तो नहीं थी, बट उसके बाद धीरे 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 सोसाइटी के ग्रोथ के साथ यहाँ पे आना शुरू हो गई। वो चीज़ें शायद उनके रिफॉर्म्स का दो कारण है। सबसे पहले तो अगर देखें तो यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था इंडियन कल्चर में। ठीक है। लोग पढ़ लिख रहे थे, उनका वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था कहीं ना कहीं। और कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ भी थी जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया था। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बात की थी जिसमें 1857 का रिवोल्ट में बात हुआ था कि 1857 के रिवोल्ट में कहीं ना कहीं जो रिलीजियन था वो भी एक बहुत बड़ा कॉज था, क्योंकि रिलीजियस अफेयर्स में ब्रिटिश की दखलंदाजी बढ़ गई थी। 1833 बोल दिया था उसमें, 33 नहीं, 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत वहाँ पे ब्रिटिश मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज का आना शुरू हो गया था। ठीक है। तो उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा हमारे धर्मों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी की जा रही थी। डेफिनेटली एवरी कॉइन हैज़ टू फेस, है ना। तो कुछ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे और क्या रहे नहीं रहे। ठीक है। उन सोशल इविल्स को हटाने के लिए ही रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी था। तो मेन मेन यहाँ पे जो सोशल इविल्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सती सती प्रथा, देखो शुरुआत तो इसको की गई थी महिलाओं को बचाने के लिए। ठीक है। जौहर के बारे में सब जानते हैं। शुरुआत एक्चुअली इसी पर्पज से हुई थी ताकि फॉरेन इन्वेडर्स से बचाया जा सके, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया ना, प्रॉपर तरीके से इसको लागू ही कर दिया गया। ठीक है। कि नहीं है हस्बैंड तो फिर मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। ऐसा कहीं वेदों में भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया महिलाओं पर। चाइल्ड मैरिज का पहले ये सीन था कि लोग भटके नहीं या फिर बचपन में ही एक तरह से सेट हो जाए। लेकिन बाद में इसको भी क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया ज़बरदस्ती। जहाँ पे नीड नहीं भी है वहाँ पे कर दिया गया हायरार्की। ये हायरार्की कास्ट बेस्ड हो गई थी, बर्थ बेस्ड हो गया था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग काम के अकॉर्डिंग बांटा करते थे, लेकिन बाद में उसी को क्या कर दिया गया, बर्थ बेस्ड पे कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था। कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो वेस्टर्न लिबरल थॉट जब लोगों को मिला, पहले से ये था अवेलेबल, लेकिन क्या हुआ, सोसाइटी के चेंजेस के कारण ये दबता चला गया। तो वेस्टर्न थॉट्स मिला, कई लोग पढ़े, इसमें जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले रहा। ठीक है। इन्हीं में से एक आएंगे आगे आपके सबसे फेमस व्यक्ति हैं सती प्रथा को लेकर के, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। क्लियर। डेमोक्रेसी को लेके, इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके ये सारे थॉट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मॉडर्न रीजन क्या था, लोगों आइडेंटिटी की सर्च शुरू हो गई। ठीक है। लोग रैशनल होकर सोचना स्टार्ट कर दिए। क्लियर। और जो वैदिक टेक्स्ट, मैंने पहले भी कहा, ये पहले हर चीज़ वेद में नहीं लिखी हुई है। लोगों ने वैदिक टेक्स्ट को सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। क्लियर। इनको ये लिबर्टी मिली कि ये लोग वैदिक टेक्स्ट को ढंग से पढ़ सके। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में अगर बात करें तो ब्रह्म समाज बनाया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। इन्होंने मोनोथिज्म को अपनाने की बात कही थी। पहले पॉलीथिज्म था। ठीक है। अनेकेश्वरवाद, कई सारे भगवानों की यहाँ पे पूजा होती थी। मोनोथिज्म को अपनाने की बात कही गई, एकेश्वरवाद की। ठीक है। सती प्रथा में तो इनका, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, योगदान रहा, ये सब जान रहे हैं। ठीक है। एजुकेशन को लेकर के भी इन्होंने कई सारे काम किए इनके द्वारा। ठीक है। यहाँ पे एक सवाल दूंगा मैं, आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय ने किस कॉलेज की स्थापना की थी। कैलकाटा में की थी, हिंट दे देता हूँ। ठीक है। बताना है आपको यहाँ पे किस कॉलेज की स्थापना की थी।
आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लाया गया था, जिन्होंने वैदिक रिवाइवलिज्म की बात की थी, वेदों की ओर लौटने की। अब यहाँ पे कुछ लोग इसको गलत तरीके से सोचते हैं। वेदों में काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई थी, नेगेटिव चीज़ें बहुत कम थी या फिर ना के बराबर थी, इसलिए इन्होंने वैदिक रिवाइवलिज्म की बात की थी। ठीक है, कि वेदों की ओर लौटो। एग्जाम में ये नारा पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हुआ करता था पहले, खैर अब तो पूछना बहुत कम कर दिया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। कास्ट को और आइडल्स को खत्म करने की बात इन्होंने भी की थी। आज भी जो लोग आर्य समाज की पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, आपको पता होगा। कास्टिज्म को खत्म करने की बात इनके द्वारा की गई थी। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का भी जिक्र मैंने अपने प्रीवियस क्लास में किया था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में किया था 1857 रिवोल्ट के बारे में, जिसमें मैंने कहा बताया भी था कि सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में अगर किसी ने लिखा था, प्रॉपर किताब नहीं लिखी थी, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने लिखा था तो वो सर सैयद अहमद खान ने ही लिखा था। इन्होंने मॉडर्न इस्लामिक एजुकेशन और थॉट्स की बात की थी। ठीक है, क्लियर। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा राव फुले, इन्होंने दलित्स और वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारा काम किया था। इनकी एक पुस्तक भी आई थी बाद में, गुलामगिरी, और इनके साथ ही इनकी पत्नी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। उनका नाम क्या है? उनका नाम था आपका सावित्री बाई फुले। ठीक है, आगे हम लोग उनका भी जिक्र करेंगे। वुमेन अपलिफ्टमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है सावित्री बाई फुले ने। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, एक यहाँ पे एक और जान लीजिए, इनका नाम राम मोहन रॉय ही था, राजा इनको टाइटल दिया गया था मुगल एम्परर अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, चलिए। इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ जो अपना आवाज़ उठाया वो बुलंद किया था, सबसे पहले इन्होंने ही किया। सती प्रथा के खैर उन्मूलन में इनके साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम दिया जाता है जो एक ब्रिटिश ऑफिसर रहे उस वक्त, हम लोग के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, विलियम बेंटिक, इनका भी नाम याद रख लें, ये भी काम आता है। ठीक है। क्लियर। ब्रह्म समाज इन्होंने 1828 में बनाया था। इन्होंने प्योरीफाइड हिंदुइज्म की बात की थी। अच्छा, एक बात बता दूं, प्योरीफाइड हिंदुइज्म या फिर वेदांत एक तरीके से, ठीक है, वेदांत, वेदों की ओर प्रॉपर नहीं लौटना, मॉडर्नाइजेशन और वेदों को मिला करके वेदांत का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। क्लियर। इन्हों ये कई सारे नॉलेज के कई सारे लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे राम मोहन रॉय जी। इनको इंग्लिश भी आती थी, ये पर्शियन भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे। ठीक है, संस्कृत के भी स्कॉलर थे ये, इनको भी संस्कृत भी पढ़ना आता था, तभी इन्होंने वेद वगैरह पढ़ा, और बाद में इन्होंने एक्चुअली में वेद का ही रेफरेंस लिया था इन बातों को प्रूव करने के लिए कि वेदों में सती प्रथा का जिक्र कहीं भी नहीं है। ठीक है। सती प्रथा, अगर हम लोग बात करें सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा का जो एवोल्यूशन था वो फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी। ठीक है, सोशल इविल्स के खिलाफ एंटी सती मूवमेंट जो था वो पहला सिस्टमेटिक चैलेंज था, जो स्टेटस उसने कहीं ना कहीं वुमेन्स के स्टेटस में एक अपलिफ्टमेंट का काम किया। 1829 का सती रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत यहाँ पे सती प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया गया। इसमें विलियम बेंटिक का नाम जरूर याद रखें, भूले नहीं, विलियम बेंटिक। एबॉलिशन ऑफ सती, ठीक, राजा राम मोहन रॉय भी इसमें खास करके इसलिए जुड़े थे क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस भी था, उनकी भाभी के साथ ऐसा किया गया था, तो उनसे देखा नहीं गया, तो बाद में उन्होंने इसके बारे में पूरा का पूरा अबॉलिशन के लिए ही काम किया। राम मोहन रॉय का सक्सेस। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1856 में विडोरी मैरिज एक्ट, पहले विडोरी मैरिज एक्ट की भी बात नहीं की गई थी, इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाने का काम किया। इन्होंने ये एक महिला स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे बाद में, पहले हेडमास्टर थे बाद में प्रिंसिपल भी बने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत काम किया, इन्होंने खुद एक विधवा से ही शादी की थी। ठीक है, इन्होंने खुद एक विधवा से ही शादी कर ली थी, ताकि ये इस बात को प्रूव कर सके कि मैं इस बात में सिर्फ मानता नहीं हूँ, मैं इस बात को लागू करने के लिए भी अग्रसर हूँ। और जिन्होंने इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी और उसके प्रिंसिपल भी रहे थे, जो महिलाओं के लिए था। बताना है ये स्कूल कहाँ पे था और उसका नाम क्या है, दो होमवर्क।
एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था महिलाओं के एज को बढ़ाने के रिगार्डिंग था। ठीक है। इस इसमें एक रुकमा बाई केस करके भी आता है, आप लोग, मैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है। रुकमा बाई केस ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो किस केस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। रुकमा बाई केस 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है। ये रुकमाबाई केस से रिलेटेड था। इस रुकमाबाई वर्सेस दादाजी बिकाजी, हाँ, दादाजी बिकाजी उनके पति थे। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये केस था। इसमें 10 साल से लेकर के 12 साल किया गया था एज का, महिलाओं का एज को। ठीक है। इसमें एक और व्यक्ति थे जिन्होंने रुकमाबाई केस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उनका नाम था बहराम जी मालाबारी। ठीक है। बहराम जी मालावारी ने इस इशू को बहुत सपोर्ट किया था, मतलब कहने का सेंस उन्होंने रुक्माबाई को यहाँ पे सपोर्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। 10 से 12 साल तक महिलाओं के एज को बढ़ाया गया। सिमिलर केस यहाँ पे है आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट या फिर द शारदा एक्ट। इसमें 12 से 14 साल किया गया था महिलाओं के एज को, बच्चियों के एज को शादी के लिए। ठीक। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान दिया था वो थे आपके हरविलास शारदा। हरविलास शारदा जी ने इसमें बहुत बड़ा एक्ट, ठीक है, रोल प्ले किया था। इसी के नाम पे यहाँ पे पड़ा इनका, इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट भी हम लोग इसे कहते हैं, हरविलास जी शारदा। ठीक है, याद रखेंगे। ज्योतिबा फूले के बारे में मैंने अभी कहा, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जो कि 1873 में हुआ था। इन्होंने ब्राह्मणिकल हेजिमोनी या कास्ट सुपीरियोरिटी के खिलाफ बहुत काम किया था। ठीक है। देखो, ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बीच में ये बहुत ही गलत तरीके से भी फैला। ठीक है। तो उसी चीज़ को उन्होंने दिखाने के लिए कि सिर्फ ब्राह्मण सुपीरियर नहीं हो सकते, अदर कास्ट्स भी अगर पढ़ ले तो सुपीरियरिटी हासिल की जा सकती है, बट येस दैट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन नॉलेज। ठीक है। कास्ट बेस्ड चीज़ों पर ये नहीं थे। ठीक है। कास्ट बेस्ड चीज़ों को का इन्होंने बहुत बड़ा अपोज किया था। मैंने अभी बताया, इन्होंने किताब भी लिखी थी गुलामगिरी, जो कि उस वक्त काफ़ी फेमस हुई थी। वो उस समय के कास्ट सिस्टम को, रेशियल सेग्रीगेशन को और सोशल इनजस्टिस को बताने का काम करती थी, और जिसमें उन्होंने सोशल जस्टिस की डिमांड भी करी थी। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सोशल स्लेवरी दलित्स के लिए और महिलाओं के लिए उसको हटाने का काम किया था। अब अगर वुमेन्स को माने, वुमेन्स की माने तो वुमेन्स में भी 3 लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सावित्री बाई फुले, ये वही है ज्योतिबा फुले की पत्नी। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसमें एक अपडेट भी दिया है। वुमेन्स टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा 3 जनवरी को, जो कि सावित्री बाई फुले का बर्थडे है। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसमें 3 जनवरी को है। और इसी के उपलक्ष्य में तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया है वुमेन्स टीचर्स डे। फूले के ऊपर एक मूवी भी आई है, अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। पंडिता रमाबाई संस्कृत स्कॉलर थी। ठीक है। हाई कास्ट हिंदूज और वीडो राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की थी। क्लियर। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, ये भी क्रिटिक थी पैट्रियार्कल सोसाइटी की, ताराबाई शिंदे। ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। देखो, वुमेन्स अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। सबसे पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के काम हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात करी गई थी। ठीक है, उन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया था अपना 1789 के। उसके बाद से धीरे 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 हर जगह पर महिलाओं ने अपना रोल प्ले किया है। ठीक है। महिलाओं का अपलिफ्टमेंट का बात हुआ, क्योंकि उस वक्त क्या था, हमें एक फॉरेन आइडिया मिलने लगा था। ठीक है। फॉरेन के लोगों के बारे में भी हम जानने लगे थे, हम लोग उनसे इंस्पायर होने लगे थे, तो वहाँ पे वो इम्पैक्ट पड़ता था उस वक्त। अब आते हैं सती या फिर विडोहुड, तो इसको हाई प्रायोरिटी में रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मिडिल क्लास एजुकेशन का रीच अर्बन सेंट्रिक हो चुका था, लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। अब यहाँ पे कास्ट जो था वो भी इवॉल्व होना शुरू हो गया था, लोग समझ रहे थे। ठीक है। देखिए, एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, लग रहे हैं पढ़े लिखे टाइप के बैठे हुए, और बगल वाला कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा है, तो आपसे पहले आपकी कास्ट नहीं पूछेगा, उसको तो आप शक्ल से अच्छे ही लगोगे ना।
ठीक है, चेहरा से तो आपका ठीक ठाक ही लग रहे हो कि भाई पढ़े लिखे हो आदमी, ऐसा बैठे हुए हो तो आपसे इज्जत से बात करेगा। अब बाद में पहले ज़माने में भी ऐसा ही होता था। बाद में अगर कास्ट पता चला तो वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन एक पल के लिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि ये व्यक्ति भी तो बिल्कुल मेरे ही तरह है। तो एजुकेशन ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया अपना, कहीं ना कहीं मॉडर्न एजुकेशन ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी मॉडर्न एजुकेशन के कारण जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, आगे जा कर के हम इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन और स्पेशली मॉडर्न एजुकेशन जो आपको रहन सहन का तरीका बताता है। अब कोई नाली साफ करके उठ के आए और गंदा रहे पूरा, तो आप उससे वैसे भी नहीं सटिएगा, वेदर आप कास्टिज्म में मानो या ना मानो। ये जाहिर सी बात है। इट इज़ एट दैट मोमेंट इट इज़ नॉट अबाउट कास्टिज्म, इट इज़ एक्चुअली अबाउट द क्लीनलीनेस, है ना। चलिए आगे आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा कोट है, द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट टू इट्स ऑफ इट्स वुमेन। ठीक है, सबसे अच्छा नापने का तरीका यही है कि आप अपनी महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हो। तो ये कई सारे कहावत है, इसमें ये भी है कि अगर घर में एक महिला पढ़ ले तो सारे बच्चे पढ़े लिखे ही होते हैं। तो महिलाओं को लेकर के बहुत काम हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम मुझे सब प्रीवियस क्लास के बारे में। प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा बात। तो मंगल पांडे जो थे, मैंने प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था आपको, तो मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, दो ऑफिसर्स को इन्होंने मारा था, एक तो लेफ्टिनेंट बाग को और एक मेजर ह्यूसन को। ठीक है, इनको मारा था लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग हासिल यहाँ पे लिख लीजिए, 1857 की जो क्रांति थे उसके दो प्रतीक थे, एक कमल का फूल, ठीक है, और दूसरी रोटी। ठीक, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो होमवर्क दिया है मैंने कि राजा राम मोहन रॉय ने किससे कॉलेज की स्थापना की थी, और एक दो क्वेश्चंस हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।